हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आप सभी को मेरा राधे राधे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको बताना चाहते हैं कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको हम बताना चाहते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो द्विघात समीकरण पे होगा। और ये टॉपिक उन बच्चों के लिए है तो बच्चे 10वीं क्लास में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये 10वीं क्लास का चैप्टर है हमारा द्विघात समीकरण, और जो बच्चे 10 में पढ़ रहे हैं उनके लिए है। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक क्या है, द्विघात समीकरण। चलिए इसमें हेडिंग डालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। चलिए, अब द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को जान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के हर चीज क्या है, बेकार। रटना मना है। अगर आप किसी चीज को रटोगे तो आपको बहुत जल्द वो चीज भूल जाएगी। इसलिए पहले हम द्विघात समीकरण से पहले कुछ छोटे छोटे तत्व को जानने की जरूरत है जिनसे ये मिलकर बना होता है। अगर उन चीजों का हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमें समीकरण समझ में नहीं आएगा, और समीकरण समझ में नहीं आएगा तो द्विघात समीकरण समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो पहले छोटी छोटी चीजों को जान लेते हैं जिनसे मिलकर ये बने होते हैं। जैसा हम बात करेंगे आपसे चर की। किसकी बात करेंगे, चर की। चर को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि वेरिएबल या चर होते क्या हैं। चलो हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको फिर समझाएंगे। देखिए, चर एक अज्ञात राशि है। कैसी राशि है, अज्ञात राशि है। हमने क्या लिखा, चर एक अज्ञात राशि है जिसका मान हम समीकरण को हल करके निकालते हैं। क्या करते हैं, समीकरण को हल करके निकालते हैं। चर एक अज्ञात राशि है जिसका मान हम समीकरण को हल करके निकालते हैं। अब चर होते क्या हैं, तो आप क्या लिखोगे, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं। हमने क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर ए से लेके जेड तक को क्या बोलते हैं, चर कहते हैं। चर एक अज्ञात राशि है। इन अज्ञात राशि, जितने भी अज्ञात राशियां हैं, इनका मान हम समीकरण को हल करके निकालते हैं। अब ये होते क्या हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं उनको चर की उपाधि दी गई है। देखो, संख्या एक निश्चित मान होता है और इन अज्ञात मान को दर्शाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर। ये शुरुआत से ही चलता चला आ रहा है, इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है। कोई फिक्स नहीं है। जिस अब चाहे तो आदमी इसकी जगह का से लेकर ज्ञा तक के भी किसी अक्षरों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन शुरुआत से ही इन्हीं का ही इस्तेमाल किया गया है चर को दर्शाने के लिए। जो पहले से चला आ रहा है वही चीज आज भी कायम है। हमने क्या बोला, चर एक प्रकार की अज्ञात राशि है। ऐसी राशि है ये अज्ञात है, इसका मान हमको पता नहीं होता। इसी मान को हम समीकरण के द्वारा निकालते हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ए से लेकर जेड तक को चर कहते हैं। और ये लिख लो चर के बारे में, चर का मान बदलता रहता है। क्या बोला हमने? चर का मान बदलता रहता है। आप ये सोचोगे सर आपने ये क्या बोल दिया कि चर का मान बदलता रहता है। कहने का मतलब चर का कोई एक फिक्स मान नहीं होता, अलग अलग समीकरण में चर का अलग अलग मान होगा। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, आपको उदाहरण से हम समझा रहे हैं। देखिए उदाहरण हम आपको इधर लिख दे रहे हैं, समझिएगा इधर। अगर हमने लिखा कोई समय, देखिए उदाहरण आपको हम इधर लिख दे रहे हैं, अब इधर समझिएगा उदाहरण को। देखिए अगर हमने लिखा 2x प्लस का 6 बराबर 8, क्या लिखा? 2x प्लस का 6 बराबर 8। अब इसको हम हल करेंगे। 2x प्लस 6 है, अगर बराबर के इधर या उधर जो भी संख्या हो, अगर बराबर के इधर आएगी या फिर इधर वाली उधर जाएगी, चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6। 2x बराबर 8 में 6 गया 2। अगर गुणे में कोई संख्या हो, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं, तो गुणे का हम मानते हैं। ऊपर वाली संख्या इधर आएगी तो बटे में आ जाती है नीचे। x 2 1 कम 2 काट दो, x बराबर कितना आ गया? 1। हमने क्या बोला? चर का मान बदलता रहता है। आपने ये समीकरण हल किया तो आपको x बराबर क्या मिल गया? 1 मिल गया। अगर हम ऐसा कोई और समीकरण ले लें, दूसरा देखो हमने ले लिया 2x प्लस का 4, इधर क्या ले लिया? बराबर 12। अब इसको हल करते हैं। 2x प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, कितना आ जाएगा? 2x बराबर 8। तो अब 2x बराबर 8, 8 अगर आप 2 को उधर ले जाओगे 8 बटे 2 कितना हो जाएगा? 4। तो x का मान कितना आ गया? 4। अब आप एक चीज देखो, यहाँ x का मान 4 है, यहाँ x का मान कितना है? 1। तो यहाँ अलग है और यहाँ भी अलग है। हमने क्या बोला था कि चर का मान बदलता रहता है, ये कोई फिक्स नहीं होता। अब अलग अलग समीकरण के लिए अलग अलग x का मान निकल के आ रहा है, इसीलिए हमने बोला कि चर का मान बदलता रहता है। हर एक समीकरण के लिए अलग अलग x का मान या चर का मान होगा। यहाँ 1 आ गया, यहाँ कितना आया? 4 आ गया। समझ में आई बात? आई होप कि आई होगी। चलो अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे। अब चर हमने पढ़ लिया है, चर आपको समझ में आ गया होगा। अब बात हम करेंगे अचर की। किसकी बात करेंगे? अचर की। अचर को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। अब अचर क्या होते हैं आप समझ लीजिए, यहां लिखेंगे फिर आपको समझा देंगे। अचर एक ऐसी राशि है, अचर एक ऐसी राशि है जो अपने आप में स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है, अपने आप में स्वतंत्र होता है। अचर एक ऐसी राशि है जो अपने आप में क्या होती है? स्वतंत्र होती है। और यह समीकरण में या कहीं पर भी, समीकरण पढ़ रहे हैं ना, अभी समीकरण की ही बात करेंगे। और यह समीकरण में अकेला आता है, जो अपने आप स्वतंत्र होता है। और ये हमेशा समीकरण में अकेला आता है या अकेला रहता है? ये समीकरण में अकेला रहता है।
ये अपने आप में भी अकेला रहता, कोई समीकरण में नहीं अकेला रहता। आप ये समझो, अचर एक ऐसी राशि है जो अपने आप में स्वतंत्र होती है और यह समीकरण में अकेला रहता है, मतलब ये अकेला रहता है। अचर एक ऐसा स्वतंत्र राशि है जो अकेली रहती है या अकेला रहता है। ये चाहे समीकरण हो चाहे व्यंजक हो, ये हर जगह क्या होगा, अकेले ही रहेगा। स्वतंत्र का मतलब क्या, ये अपने आप में आजाद है, ये किसी के बंधन में नहीं है और ये हमेशा क्या होता है, अकेला रहता है। कहीं पर भी आप देख लो, आप समीकरण ले लोगे या फिर व्यंजक ले लो या बहुपद ले लो, कुछ भी ले लो, अचर हमेशा अकेला रहता है। और गणित की जितनी भी संख्या होती हैं, गणित की सभी संख्या को हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। 1 2 3 4 9, कुछ भी लिख दो, 3 4 9 16 18, गणित की सभी संख्या को अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अचर का मान नहीं बदलता है। और क्या लिखोगे आप, अचर का मान नहीं बदलता है। हमने क्या बोला, अचर का मान नहीं बदलता है। अब आप सोचोगे सर ये कैसे, हमने बोला चर का मान बदलता है। ABCD के जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। अब अलग अलग समीकरण के लिए x का मान अलग अलग निकल रहा है, लेकिन अब अचर क्या होती है, सभी संख्याएं जो गणित में होती हैं उनको हम अचर बोलते हैं। इनका मान नहीं बदलता। कैसे नहीं बदलता, देखो, अगर हमने ले लिया 3x प्लस का 5 बराबर 6, अब आप ये समीकरण ले लो तब भी 5 5 ही रहेगा। अगर हमने ले लिया 4x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर 5, आप ये समीकरण ले लो तब भी आप 5 यही रहेगा। कहने का मतलब क्या है, पहली बात तो चर अचर स्वतंत्र होता है, अकेला आता है। ये देखो अकेला है ना, ये संख्या जितनी होगी ये सब अचर है, अकेली है। इधर ये आपका क्या है, अचर है। ये क्या है, अचर। ये क्या है, अचर। और ये क्या है, अचर। सर अभी 3 है 5 ये भी तो संख्या है, सॉरी 5 को छोड़ के ये 3x है ये भी संख्या है, 4x की घात 2 ये भी संख्या है, 5x की ये भी एक संख्या। क्या ये अचर नहीं है क्या, नहीं, ये अचर नहीं है। ये आपको हम आगे बताएंगे ये क्या है। चर सॉरी अचर अकेला होगा और अपने आप में स्वतंत्र होगा, और गणित की संख्या जितनी सब क्या कहलाती है, अचर कहलाती है। अब इनका मान बदलता नहीं है, क्यों, आप कितने भी समीकरण लिख लो, अलग अलग समीकरण के लिए इनका मान सब सेम ही रहता है। अब यहाँ आप देखोगे तो 5 यही है, आप दूसरा समीकरण लिखोगे उसमें भी 5 का मान वही होगा। बदल रहा है क्या, ये नहीं बदलते। कितने भी समीकरण लिख लो, 5 5 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा। बदल कौन रहा है, चर। यहाँ x का कुछ और मान निकल के आएगा और यहाँ x का कुछ और मान निकल के आएगा। समझ गए, चलो अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे गुणांक पढ़ेंगे। गुणांक क्या होता है, गुणांक के विषय में जानकारी लेंगे। चर हो गया, अचर हो गया, और अब गुणांक पढ़ेंगे। गुणांक क्या होता है, चलो हेडिंग डाल लो, कोफिशिएंट। क्या बोलोगे, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। जैसा कि शब्द से ही पहचान में आ रहा है, आप इसको अगर आप तोड़ो, देखो क्या लिखा है, इसको आप क्या बोलोगे, इसे आप तोड़ो, गुणा का अंक। क्या बोलोगे, गुणा का अंक। उस शब्द को अगर आप थोड़ा से ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, गुणांक।
गुणा का अंक, गुणा का अंक, गुणा जिसके साथ हुआ है अंक वो हमें बता दो। जैसे एग्जाम्पल से आप समझो, हमने लिख दिया 16, क्या लिख दिया 16। अब 16 को आप क्या लिख सकते हो, 8 गुणे 2 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। अब ये बताओ, अगर हम पूछेंगे कि भैया 8 का गुणांक बता दो, गुणांक मतलब गुणा का अंक, 8 का जो गुणा हुआ है उस किसका अंक कौन सा है, 8 के गुणा का अंक क्या बताओगे, 2, क्या बताओगे 2। अगर पूछ लें कि 2 के गुणा का, 2 के गुणा का अंक तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझ में आया ना। गुणा का अंक, तो गुणा हुआ है उसका अंक, गुणा का अंक। अभी 16 का गुणा हुआ है ना 8 गुणे 2, तो अगर पूछेंगे 8 के गुणा का अंक, 8 के गुणा का अंक क्या है 2, 2 के गुणे के अंक क्या है 8, ठीक है ना। ये तो हो गया संख्या में। अब समीकरण में देखो गुणांक क्या होता है, सीधी सीधी शब्दों में समझ लो। अगर हमने यहाँ पर कोई समीकरण लिख दिया, रैखिक लिख लो, ये तो घात समीकरण, हमने क्या लिख दिया 5x प्लस का 6 बराबर 8। अब हम पूछेंगे भैया इस, अभी आप कह रहे थे ना ये तो अचर होता है, सर 5 भी तो संख्या है, इसको हम अचर क्यों नहीं बोलेंगे, इसे हम अचर नहीं बोलते, इसे क्या बोलेंगे, क्योंकि इसके साथ चर आया है ना, इसको इसी को ही हम गुणांक बोलते हैं। कैसे, चर के साथ हुई संख्या का गुणा को क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। समझ में आया। देखो किसी भी समीकरण में, अब समीकरण पढ़ रहे हैं तो समीकरण की ही केवल बात करेंगे। किसी भी समीकरण में चर के साथ हुई संख्या का गुणा, चर के साथ हुई संख्या का गुणा क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। समझ में आया आपको। किसी भी समीकरण में चर के साथ हुई संख्या का गुणा, चर क्या है ABCD अक्षर, इनके साथ जो जिस भी संख्या का गुणा कर देते हैं उनको उस चर का गुणांक कहते हैं। समझ में आया। हमने क्या बोला, जैसे हमने लिख दिया 6x प्लस का 8 बराबर 16। हमने क्या बोला, किसी भी समीकरण में जो हमारा चर होता है, चर के साथ जिस भी संख्या का गुणा हो जाता है तो उसको उस चर का गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर अगर तुमसे 6 क्या है पूछा जाएगा, सर जी ये तो गुणांक है। क्या है, ये तो गुणांक है। हमने एक और समीकरण ले लिया 6x की घात 2 5x प्लस का 6, क्या ले लिया 0। अब आप हमें ये बताओ इसमें गुणांक क्या है। हमने क्या बोला, चर के साथ जिस भी संख्या का गुणा होता है उससे उस चर का गुणांक कहते हैं। अब x की घात 2 के साथ किसका गुणा हुआ है, सर जी 6 का हुआ है। किसका हुआ है, 6 का हुआ है। तो x की घात 2 का गुणांक क्या है, क्या बताओगे, सर जी 6 है। अब पूछे भैया x का गुणांक बता दो, तो x का गुणांक मतलब x के साथ हुई संख्या का गुणा, किसका हुआ है 5। हमेशा गुणांक चर का होता है, किसका, चर का समीकरण में होता है, संख्या का भी होता है। अभी हमने संख्या का निकाल के बता दिया। अब यहाँ चर की बात कर रहे हैं तो चर का ही गुणांक निकालेंगे। तो जहां तक हमें लग रहा है आपको गुणांक समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। हमने गुणांक पढ़ लिया, चर पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम घात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पावर। पावर क्या होती है समझो, क्या पढ़ेंगे,
पावर। पावर को क्या बोलते हैं हिंदी में? घात। घात क्या होती है? देखो, किसी भी समीकरण में, हमने क्या बोला? किसी भी समीकरण में चर के ऊपर जो भी संख्या लगी होती है, चर के ऊपर जो भी संख्या लगी होती है उसे घात कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे घात कहते हैं। किसी भी समीकरण में चर के ऊपर जो संख्या लगी होती है उसे घात कहते हैं। और घात हमेशा चर पर होगा। घात हमेशा चर के ऊपर होगा या चर पर ही होगा? चर के ऊपर होगा। ये ध्यान देने वाली लाइन है। घात हमेशा चर के ऊपर होगा, ये या फिर चर पर ही होगा, या चर पर ही होगा। वो घात ही निर्धारित करता है कि हमारा समीकरण कैसा है, उसका रूप क्या है। ठीक है, देखो, किसी भी समीकरण में चर के ऊपर जो भी संख्या लगी होती है उसे घात कहते हैं। घात हमेशा चर के ऊपर होगा, चर पर ही होगा। समझ गए? समीकरण पे घात चर पर ही होगा। जैसे एग्जांपल से आप समझो, 6x² 16x प्लस का 5, हमने क्या लिख दिया? 0। क्या लिख दिया? 0। हमने क्या बोला? घात हमेशा चर के ऊपर होगी, घात हमेशा चर के ऊपर होगी। और अधिकतम घात किसी भी समीकरण की अधिकतम घात ही निर्धारित करता है कि कौन सा समीकरण वो है। देखो, जिसके ऊपर कोई घात नहीं वो हम 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1। यहाँ कितनी है? 2 है। यहाँ कितनी है? 2 है। तो अधिकतम घात कितनी है इस समीकरण की? बताओ, अधिकतम घात 2 है। कितनी है? 2 है। तो अधिकतम घात 2 है तो कैसा समीकरण हो जाएगा? द्विघात समीकरण होगा। कैसा होगा? द्विघात समीकरण होगा। घात से ही निर्धारित करते हैं कैसा रूप है समीकरण का। 2 घात वाला द्विघात समीकरण, इसको भी हमें पढ़ना है। अगर अधिकतम घात 1 है, जैसे ये आप ले लो। अब x के ऊपर कितनी घात है? जिसके ऊपर कोई घात ना हो वो हम 1 मानते हैं। अधिकतम घात 1 हो तो ऐसा समीकरण होगा? रैखिक समीकरण होगा। क्या होगा? रैखिक समीकरण होगा। समझ में आया? समझ में आया हो? चलो आगे देखते हैं। आपने पावर घात पढ़ ली, चर अचर पढ़ लिया और गुणांक पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? गुणांक पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि पद क्या होते हैं। क्या चीज? पद। पद को क्या बोलते हैं? टर्म। पद क्या होते हैं ये आपको ध्यान से समझना। ठीक है ना? देखो, ध्यान देखना। अकेला चर, चर देखो, अकेला चर देखो, चर को हम क्या बोलते हैं? चर को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? चर को पद कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है। अकेले चर को भी क्या करते हैं? ये अकेला चर आता है तो उसे पद कहते हैं। और अचर भी अगर अकेले हो तो अचर को क्या बोलते हैं? इसको भी पद कहते हैं।
और चर और अचर के संयोजन को भी क्या कहते हैं? चर और अचर के संयोजन। संयोजन मतलब चर और अचर का एक साथ भी आना या उनका संयोजन भी क्या कहलाता है? वो भी पद होता है। क्या होता है? पद होता है। एग्जाम्पल समझो, हमने बोला अकेले चर को भी हम क्या कहते हैं? पद। जैसे हमने एक्स ले लिया, ये क्या है? पद। अकेला अचर भी क्या होता है? ए भी पद होता है। जैसे हमने ले लिया तीन, तीन क्या है? पद। चर और अचर के संयोजन, मिलन। संयोजन मतलब होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल, जैसे अस्पतालों में ऑपरेशन होता है, वैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है उस पे क्या होता है कि गणित के जो चिन्ह होते हैं ना, साइन, कितने साइन होते हैं? साइन तो बहुत होते हैं। एक गुणा का होता है, नॉर्मली कितने होते हैं जो हम लेते हैं, जो समीकरण में यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं? एक आपका भाग का होगा, किसका होगा? भाग का। एक आपका जोड़ का होगा, एक आपका घटाना। देखो चिन्ह तो बहुत हैं, लेकिन समीकरण में इन्हीं चार का इस्तेमाल करते हैं। संयोजन मतलब क्या होता है? इन्हीं चिन्हों के द्वारा चर और अचर का मिलन या पदों का मिलन क्या होता है? संयोजन होता है। अब चर और अचर किससे जुड़े हैं? अगर हमने लिख दिया 3x, बीच में किसी के चिन्ह नहीं होता तो गुणे का लेते हैं, तो संयोजन हो गया ना इनका। तो अगर एक साथ आ जाए या इनका संयोजन हो जाए, वो भी क्या होता है? पद होता है। क्या होता है? पद होता है। समझ में आया? एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम एक ले लिए 6x² प्लस का 3x माइनस का 8, कितना हो गया? 0। अब हमने क्या बोला? अकेला अचर भी पद होता है, संयोजन भी पद होता है। ये भी संयोजन है, ये भी पद होता है। अब पूछेंगे इसमें कितने पद हैं, तो क्या बताओगे आप? सर इसमें 3 पद हैं, 1 2 और ये 3। ठीक ना? कितने पद हैं? अब पद किसके द्वारा अलग होते हैं? इन चिन्हों के द्वारा ही पद क्या होते हैं? अलग होते हैं। ये जो चिन्ह है गणित में, इनको हम बोलते हैं संकारक, ऑपरेटर। इन चिन्हों, ये चिन्ह के द्वारा ही क्या होते हैं? पद अलग होते हैं। चिन्ह ही, ऑपरेटर ही इनको क्या करते हैं? अलग करते हैं। चलो पद पढ़ लिया। अब आप अगला क्या पढ़ोगे? अगला यही है आपका ऑपरेटर। संकारक किसे कहते हैं? क्या पढ़ेंगे? संकारक किसे कहते हैं? अब हम ये पढ़ेंगे। चलो संकारक देखते हैं। संकारक को क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर मतलब संकारक। अब संकारक क्या होते हैं देखो, पहले लिख लो फिर समझाएंगे। गणित में जितने भी चिन्ह होते हैं, लेकिन समीकरण में हम 4 चिन्ह का यूज करते हैं ना, तो हम सबको नहीं लेंगे, सिर्फ 4 चिन्ह की ही बात करें। गणित में जो चिन्हों को या साइंस को क्या बोलते हैं? साइन। साइंस को, साइन को क्या बोलते हैं? गणित में चिन्हों साइन को हम क्या बोलते हैं? संकारक बोलते हैं। क्या कहेंगे? संकारक कहते हैं। अच्छा इनका काम क्या होता है? समीकरण जो हम हल करते हैं, इन्हीं चिन्हों के द्वारा पद जुड़ते हैं, तभी तो एक व्यंजक बनता है, और व्यंजक में बराबर जोड़ते तो समीकरण बन जाता है। देखो गणित में चिन्हों को हम संकारक कहते हैं, और ये क्या करते हैं? ये व्यंजकों को, चर अचर को क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। जैसे ऑपरेटर होता है ना, मशीन को ऑपरेट करता है, तो गणित में चर अचर और व्यंजक को कौन ऑपरेट करता है? ये चिन्ह। अब इन्हीं चिन्हों के द्वारा ही व्यंजक ऑपरेट हो रहे हैं, क्योंकि अगर मशीन को ऑपरेटर चलाएगा
तो कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा ना। कोई किसी चीज की मशीन है, हर चीज की अलग अलग मशीन होती है, जैसा ऑपरेट करोगे वैसा आउटपुट निकल के आएगा। धागे की मशीन है, ऊन की मशीन, किसी भी चीज की आप मशीन ले लो, साबुन जिससे बनता है उसकी मशीन आप ले लो, कपड़ा बनता है कपड़े की भी मशीन होती है। तो जैसा ऑपरेटर उसको ऑपरेट करेगा वैसा आपका आउटपुट निकल के आएगा। यहाँ पर ऑपरेटर कौन है? गणित के चिन्ह। चिन्ह कौन कौन से होते हैं? जोड़, क्या होते हैं? जोड़। घटाना, क्या होते हैं? घटाना। और क्या होता है? गुणा। और क्या होता है? भाग। होते तो बहुत है लेकिन यहाँ तो इन्हीं की बात करेंगे। अब यही ऑपरेट करते हैं पूरे समीकरण को, व्यंजक को। कैसे? अब अगर प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर देंगे तो कुछ अलग ही मान निकल के आ जाएगा। जो आउटपुट आ रहा है अलग अलग, ये ऑपरेटर की वजह से तो आ रहे हैं ना। क्यों? देखो, आप संख्या ले लो, हमने ले ली भैया 2 + 2, ये ऑपरेटर लग गया तो इसने आउटपुट 4 दे दिया। हमने बोला 2 × 2, अब इसने 4 दे दिया। हमने बोला भैया 2 - 2, इसने 0 दे दिया। अब हमने क्या कहा? भैया 2/2, इसने 1 दे दिया। जैसा ऑपरेट करोगे, जैसा ऑपरेटर लगाओगे वैसे तुम्हें प्रोडक्ट निकल के मिलेगा। तुमने ये ऑपरेटर लगाया तो भैया ये प्रोडक्ट मिला, ये लगाया तो भैया ये मिला, ये लगाए तो ये मिला, ये लगाए तो ये माइनस है, ठीक है ना, तो आपको ये प्रोडक्ट मिला। अब ऑपरेटर जैसे मशीन को चलाएगा वैसे तो ऑपरेट होगा। तो गणित में ऑपरेटर कौन है? ये हमारे जो साइन चिन्ह होते हैं, यही इनको ऑपरेट करते हैं, इनके बीच में लगते हैं। अगर ये ऑपरेटर ना हो तो समीकरण कहाँ बनेगा, व्यंजक कहाँ बनेगा? ऑपरेटर ही तो इनको ऑपरेट करते हैं ना। जोड़ेंगे घटेंगे तो एक नया मान देंगे, अगर ये नहीं होंगे तो भैया एक पद की तरह वो बिखरे पड़े रहेंगे। समझ में आया ना? चलो, आप सोच रहे हो कि सर आप व्यंजक की बात कर रहे हो, व्यंजक क्या होता है? तो व्यंजक, अब आपको व्यंजक ही बताएंगे। क्या बताएंगे? व्यंजक बताएंगे। व्यंजक आपने समझ लिया तो समीकरण आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं व्यंजक में, व्यंजक आपने समझ लिया तो व्यंजक समीकरण समझ में आ जाएगा। व्यंजक को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। अब व्यंजक क्या होता है पहले लिख लो फिर समझाएंगे। गणित में ये हम बीज गणित पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ABCD का इस्तेमाल हुआ है, ये सब बीज ही व्यंजक है, ठीक ना। गणित में चर, अक्षर और ध्यान से पढ़ना, गणितीय संक्रियाओं का संयोजन, गणितीय संक्रियाओं का संयोजन। हमने क्या बोला? संयोजन व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजक कहलाता है। देखो, हमने क्या बोला? गणित में चर, अक्षर और गणितीय संक्रियाओं। गणितीय संक्रियाओं क्या होती है जानते हैं? संक्रियाओं मतलब होता है ऑपरेशन। गणित मतलब मैथमेटिकल का। ऑपरेशन करेगा कौन? ऑपरेटर करेगा। ऑपरेटर क्या होते हैं? गणित के चिन्ह होते हैं। तो गणित में चर, अक्षर और गणितीय संक्रियाओं का संयोजन मतलब मिलन व्यंजक कहलाता है। जैसे आप ले लो एक समीकरण, देखो हमने क्या बोला? चर 3x ले लिया, अक्षर क्या ले लिया? 6, बराबर क्या दिखा दिया? 7। अब देखना गणित में चर, ध्यान देना, गणित में चर, अक्षर, ये भी अक्षर ही है, और ऑपरेटर गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो गणितीय मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है? चिन्ह।
इनका संयोजन मतलब मिलन क्या कहलाता है? व्यंजक कहलाता है। देखो मिल गए ना ये, 3x प्लस का 6 बराबर 7। तो जो संयोजन है ये क्या है? व्यंजक है। अभी देखो एक चीज ध्यान देना, चलो एक और लिख दे रहे हैं। हमने लिख दिया 5x प्लस का 8 बराबर 3। हमने क्या बोला? चर, अचर और गणितीय संक्रिया, ये ऑपरेटर, इनका संयोजन मिलन क्या कहलाता है? व्यंजक। हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, इतने की। ये हमारा क्या है? ये एक व्यंजक है। क्या हो गया? ये एक व्यंजक है। हम इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से समीकरण की परिभाषा आ जाएगी। अभी हम समीकरण तो आपको बताएंगे, यहां से ही मिल जाएगा। देखो अब धीरे धीरे आप समीकरण की तरफ ही बढ़ रहे हैं। छोटे से जोड़ जोड़ के, जोड़, चर अचर गुणांक घात सबको जोड़ के क्या करोगे? समीकरण बना दोगे। इतना क्या है? व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। अभी ये अधूरा है ना, हम बात इतने की कर रहे हैं। अगर इतने की बात करेंगे तो ये तो अधूरा है। क्या है? अधूरा है। तो आप एक चीज यहां समझ निकल के आई कि व्यंजक क्या होते हैं? व्यंजक एक वाक्यांश होता है। क्या होता है? व्यंजक एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश। क्या होगा? वाक्य का अंश। हमने क्या बोला? व्यंजक क्या होते हैं? व्यंजक एक वाक्यांश होता है। वाक्य का अंश मतलब एक कोई सेंटेंस है, उसका एक छोटा सा अंश या टुकड़ा होता है, वो कोई वाक्य नहीं होता। देखो अभी ये अधूरा है, हमने अंश टुकड़ा क्यों बोला? जब ये यहां से यहां तक की बात करना शुरू कर देगा तब ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो इसी की बात हो रही है ना, ये तो अधूरा है ना, आधा है, इसलिए इसको एक टुकड़ा बोलते हैं। यहीं से समीकरण समझ में आ जाएगा, अभी बताएंगे डिटेल में। ये एक वाक्य का टुकड़ा है, इसको हम व्यंजक बोलते हैं। समीकरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? बराबर। इसे क्या बोलते हैं? बराबर। बराबर ही समीकरण की पुष्टि करता है। जब तक किसी व्यंजक में हम बराबर नहीं लगाएंगे तब तक वो एक व्यंजक ही, तब तक वो समीकरण नहीं होगा। जब तक व्यंजक में बराबर नहीं लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यंजक है। जैसे ही व्यंजक में बराबर लगा के व्यंजक के बराबर उधर भी हमने एक व्यंजक दिखा दिया तो वो समीकरण बन गया। समझ में आया? जब तक बराबर नहीं लगा तो ये सिर्फ एक व्यंजक है। व्यंजक वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, क्योंकि यहाँ से दिख भी तो रहा है ये कि भाई हम यहाँ से यहाँ की तक की तो बात अभी किए नहीं, तो यहाँ तक आधा ही अधूरा बात है ना, ये छोटा टुकड़ा है। बराबर लग के दूसरा व्यंजक लिख दो तो भैया ये क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। समीकरण की पुष्टि इसके द्वारा होती है। सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? बराबर। समझ गए? देखो व्यंजक आपको समझ में आ गया, वाक्य का एक अंश होता है और इन्हें हम व्यंजक बोलते हैं। बराबर लग गया तो समीकरण बन गया। सिंपल सी बात है कि व्यंजक में आप बराबर लगा के, अब बराबर पे अगर आप दिखा रहे हो तो इसके बराबर कुछ तो होगा। तो आप जो राइट हैंड साइड में लिखोगे ना, तो दो व्यंजक को आपस में बराबर के द्वारा जोड़ता है, वो क्या होता है? समीकरण होता है। चलो आगे समझें। आपका व्यंजक क्या हो गया? क्लियर। अब हम आएंगे समीकरण में। इसमें आएंगे समीकरण में कि समीकरण क्या होता है। आपने व्यंजक पढ़ लिया, आपने, अब देखो हमने कहा छोटी छोटी चीजों से आप समझोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे कूदोगे भागोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो देखो अब हम बात करेंगे समीकरण, ठीक है ना। अभी द्विघात समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, समीकरण। अब आप इनकी डिफिनीशन समझ लीजिए, देखेंगे फिर समझाएंगे। समीकरण, समीकरण एक ऐसा कथन है, कैसा है? ऐसा कथन है जो
दो व्यंजकों को आपस में जो दो व्यंजकों को आपस में बराबर के चिन्ह से जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। अभी हमने यही लिखवाया था कि समीकरण एक ऐसा कथन है। देखो, अब आप पूछोगे सर जी ये कथन क्या होता है, इसे भी समझा देंगे। जो दो व्यंजकों को आपस में बराबर से जोड़ता है, बराबर एक चिन्ह होता है जिसका, क्योंकि एक चिन्ह है, इसका नाम क्या है? बराबर। इसी का नाम क्या है? बराबर। क्या है? बराबर। जैसे उदाहरण समझो, हमने क्या लिख दिया? 5x प्लस का 6 8। ठीक है, हमने क्या बोला अभी? ये नहीं तो ये सिर्फ व्यंजक है, और ए भी व्यंजक है। व्यंजक है ना, ये चर अचर और बढ़ती संक्रियाओं का संयोजन क्या होता है? व्यंजक होता है। अब ये बताओ, एक व्यंजक हमारा ये है, क्या है? ये। दूसरा व्यंजक हमारा क्या है? ये। और इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? ये बराबर नाम का चिन्ह, इसका नाम बराबर भैया है। और ये बराबर भैया इन दोनों व्यंजक को आपस में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। अच्छा, बराबर से हमें पुष्टि क्या होती है? बराबर ये बताता है कि भैया इधर का व्यंजक और इधर का व्यंजक क्या है? आपस में बराबर है। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाइड कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। अब इस व्यंजक में अज्ञात मान x है, इसका मान हम इन समीकरण के द्वारा निकालेंगे। ये बराबर के द्वारा, ये बराबर लग गया तो समीकरण बन गया। अब x का मान हम बराबर लगने की वजह से हम निकालेंगे, क्योंकि x चर है और अज्ञात होता है। अज्ञात का मान निकालेंगे तो अज्ञात का जो मान निकल के आएगा तो ये बताएगा कि ये वो मान है जो इन दोनों को आपस में क्या कर रहा है? बराबर कर रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है। समझ गए? समीकरण एक ऐसा कथन है जो दो व्यंजक को बराबर के द्वारा आपस में जोड़ता है। क्लियर है? क्लियर है? चलो, एक चीज अब आप और लिख लो इसमें। अभी मन में शंका क्यों? आप पूछोगे सर जी कथन क्या होता है? देखो, कथन समझ लो। कथन का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। अब देखिए, पहले आप कथन को छोड़िए। कथन को अगर आप फॉर्मल रूप से इस्तेमाल करेंगे तो उनको हम बोलते हैं बयान। क्या बोलते हैं? बयान। इंसान बोलते नहीं भैया अब बयान वगैरह। देखो, कथन एक इनफॉर्मल शब्द है। कैसा है? इनफॉर्मल। इंग्लिश में आपके दो तरह के शब्द होते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या बोलते हैं? औपचारिक, अनौपचारिक। इनफॉर्मल को अनौपचारिक। फॉर्मल औपचारिक मतलब ऐसे, देखो कथन को हम बयान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बयान। बयान कहाँ लिखवाया जाता है? तो बयान आपका जो शब्द है वो फॉर्मल है, मतलब औपचारिक है। औपचारिक मतलब डिसिप्लिन में है। इनका इस्तेमाल सरकारी दफ्तरों, अदालतों, पुलिस स्टेशनों में किया जाता है। कोई मुजरिम या कोई शख्स जाता है, उसका स्टेटमेंट नहीं लिखा जाता। बोले कोई घटना हुई तो बोलो उनको बुला के लाओ और इनका बयान लिख लो। भैया स्टेटमेंट अपना दे दो, आपने क्या देखा, क्या नहीं देखा, क्या घटना घटी, क्या नहीं घटी। बोलते नहीं कि भैया स्टेटमेंट इनका ले लो। सीरियल या पिक्चर में देखते हो ना, भैया इनका बयान ले लो। तो बयान मतलब जो भी तथ्य वो सब बोलेगा, ये जो भी तथ्य वो बताएगा, ये तो हो गया फॉर्मल। अच्छा, गणित में जो कथन शब्द है इसका एक सटीक अर्थ होता है। क्या होता है? सटीक अर्थ। समझने की कोशिश करना। गणित में जो स्टेटमेंट कथन होता है उसका एक सटीक अर्थ होता है। जैसे कथन एक ऐसा शब्द है जो हम, देखो कथन बोलने या लिखने का एक तरीका है। बोलने या लिखने का क्या है? एक तरीका है। अब आप कुछ भी बोल रहे हो, आपका अपना अलग अलग तरीका है बोलने या लिखने का। तो कथन आप ये बोल लीजिए, आप कुछ भी, आप जो भी स्टेटमेंट आपने दे दिया, कहने का मतलब ये है कि बोलने या लिखने का एक तरीका है। अब कथन मतलब आप कुछ भी दे सकते हैं ना। गणित में कथन एक सटीक अर्थ देता है, यह एक घोषणात्मक अर्थ होता है। गणित के संदर्भ में कथन एक घोषणात्मक अर्थ होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई भी स्टेटमेंट दे दिया तो या तो वो सत्य होगा या तो वो असत्य होगा।
हमने क्या बोला, गणित के संदर्भ में जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है या तो वो सत्य होगा या तो वो असत्य होगा, लेकिन सत्य और असत्य दोनों नहीं होंगे। अब स्टेटमेंट क्या होता है, किसी चीज का दिया जाता है, ठीक है ना, या तो बोल के या तो लिख के। जैसे जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया होगा, ये कथनी तो है, उसने क्या बोला भैया कि अगर हम व्यंजक को बराबर लगा के दूसरे व्यंजक लिख देंगे तो वो समीकरण कहलाएगा। तो ये किसी ने ये स्टेटमेंट, कथन बोला होगा ना, जब इनका निर्माण नहीं हुआ था, किसी ने स्टेटमेंट दिया होगा कि भैया अगर हम एक व्यंजक को बराबर के चिन्ह के द्वारा दूसरे से जोड़ दें तो उसका नाम हमारा करें समीकरण होगा। उसने ये स्टेटमेंट दे दिया। अब उसने स्टेटमेंट दे दिया, उसको कई लोगों ने फॉलो किया, आज भी चला आ रहा है, तो एक स्टेटमेंट है ना। जैसे स्टेटमेंट क्या होता है, सत्य होगा या तो असत्य, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे। अब अगर हम किसी से प्रश्न पूछेंगे तो ये कथन नहीं होता। अब पूछे क्या नाम तुम्हारे, कोई कथन है क्या, नहीं। अगर आदेश देंगे ये भी कथन नहीं। देखो हमने जैसे बोल दिया, गणित में ये समझ लो कि गणित में कथन एक सटीक शब्द होता है, जो एक घोषणात्मक शब्द होता है, इनका एक सटीक अर्थ होता है, और ये या तो सत्य होंगे पूरी तरह से या तो असत्य होंगे, लेकिन दोनों नहीं होंगे एक साथ। जैसे देखो हमने बोला 2 + 2 कितना होता है, 4। ये हमने स्टेटमेंट दे दिया ना भैया 2 + 2 4 होता है। ये एक सत्य कथन है। कथन सत्य असत्य मायने नहीं रखता, स्टेटमेंट कथन दिया जाता है या तो बोल के या तो लिख के। भैया 2 + 2 क्या है, 4। ये हमारा भैया बयान है, स्टेटमेंट है। हमने बोला कि साहब 2 क्या है, एक सम संख्या है, तो हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट। अगर हम बोल दे भैया 2 + 3 = 8 होता है, ये भी एक कथन है, लेकिन कैसा, असत्य कथन है। कैसा होगा, असत्य कथन है। जैसे हमने बोला भारत की राजधानी दिल्ली है, तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। हमने बोला सूरज पश्चिम से निकलता है, ये असत्य कथन है, सूरज तो पूरब से निकलता है। हमने बोला त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ये भी एक स्टेटमेंट है। हमने बोला पाई का मान 22/7 होता है, हमने एक स्टेटमेंट दिया ना। किसी ने जो शुरुआत में दिया है तो स्टेटमेंट तो दिया ना, या तो बोल के दिया तो लिख के। उसने अपना बोला भैया पाई का मान 22/7 होता है। अब उनको कई लोगों ने फॉलो किया, उस चीज को मान लिया, उसने क्या दे दिया, स्टेटमेंट। अब समीकरण का स्टेटमेंट समझ लो भैया, व्यंजक को, 2 व्यंजक को अगर बराबर के द्वारा जोड़ देंगे तो समीकरण हो गया, ये भी एक स्टेटमेंट ही तो हुआ। किसी ने स्टेट कथन दे दिया भैया जोड़ दो समीकरण, ठीक है ना। देखो समीकरण आपको समझ में आ गया, तो एक चीज अब आप और समझ लो, समीकरण समझ में आ गया। हमारा टॉपिक क्या है, द्विघात समीकरण। अब हम करेंगे चर्चा द्विघात समीकरण की। किसके करेंगे, अब हम चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण। किसके करेंगे, द्विघात समीकरण की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो समीकरण तो हमने पढ़ लिया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चर्चा करेंगे। चलो देखो, जैसे कि हमने आपको बताया कि समीकरण तो आप समझ गए, अब द्विघात क्या होता है, कुछ नहीं, ऐसे समीकरण, नाम से पता लग रहा है ना, ऐसे समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, क्या कहलाएंगे, द्विघात समीकरण होंगे। क्या होंगे, द्विघात समीकरण होंगे, ठीक है ना। हमने क्या बोला, ऐसे समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। समीकरण तो आपने पढ़ लिया, द्विघात मतलब यहां से पता ही लग रहा है, जिसकी घात हो कितनी, 2। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2।
क्या होगा? द्विघात समीकरण। जैसे आप एग्जांपल ले लो, 7x² प्लस का 5x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है ना? बराबर समीकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसी से ही समीकरण की क्या होती है? पहचान होती है। हमने क्या बोला? बराबर नहीं है, एक चीज ध्यान देना, अगर बराबर नहीं है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या है? व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। बराबर लग गया तो ये समीकरण बन जाता है। तो समीकरण का निरूपण या पुष्टि कौन करता है? बराबर करता है। बराबर नहीं तो व्यंजक, बराबर लग गया तो समीकरण। समझ में आया? बराबर नहीं लगा तो इन व्यंजकों को हम क्या बोलते हैं? व्यंजक को क्या बोलते हैं? अगर इनकी घात धनात्मक हो तो इन्हीं को हम बहुपद बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद। ऐसा समझो, बराबर नहीं लगा तो इनकी घात अगर धनात्मक है तो द्विघात बहुपद। अच्छा, एक चीज समझ रहा हूं, बहुपद की घात हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। द्विघात समीकरण की घात धनात्मक भी होगी और ऋणात्मक भी होगी। जीरो नहीं, बराबर नहीं लगा तो एक सिर्फ और सिर्फ व्यंजक या बहुपद होगा। जीरो सॉरी बराबर लग गया तो समीकरण बन जाएगा, बराबर नहीं लगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यंजक या फिर बहुपद है। क्लियर है? ठीक। अधिकतम घात कितनी? 2। इसकी अधिकतम घात 2 हो, क्या हो जाएगा? दो घात समीकरण। क्या हो जाएगा? दो घात समीकरण। समझ में आया? चलो, इनकी कुछ कंडीशन होती, लिख लो। क्या होती है? देखो, द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी होगी? द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। और देखो, इनका व्यापक रूप लिख लो। दो घात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? देखो, अधिकतम घात तो द्विघात समीकरण, इनका व्यापक रूप या जनरल फॉर्म क्या बोलते हैं? इधर ही लिख देते हैं, जनरल जनरल फॉर्म को व्यापक रूप बोलते हैं आर है। ठीक है ना? क्या होता है? ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है? ये व्यापक रूप होता है। क्या होता है? व्यापक रूप होता है। क्या होता है? व्यापक रूप होता है। किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स की घात 2 प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। सर, अब आप ये सोचोगे कि सर ये व्यापक रूप क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है व्यापक का? देखिए, एक उदाहरण देंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा। हमने अगर बोला हर इंसान का अपने एक नाम होता है। क्या होता है? नाम। उसकी अपनी एक शकल या चेहरा होता है। कोई होता है, आपका भी एक नाम होगा और आपका भी एक चेहरा होगा। तो इंसान जब किसी इंसान से मिलता है तो सबसे पहले क्या देखता है? उसका चेहरा देखता है। अगर आप किसी अजनबी इंसान से मिलेंगे, आप सबसे पहले क्या देखेंगे? उसका चेहरा देखेंगे। चेहरे से ही उसकी पुष्टि होती है। फिर उसका नाम आप पूछते हैं। बिना चेहरे की पुष्टि से आप नाम का एनालिसिस नहीं कर सकते किसी का। कहने का मतलब, आपने किसी अजनबी शख्स से मिला, उसका नाम मोहन है, पहले आपने शक्ल देखी उसकी, फिर उसका नाम मोहन आपको पता चला। अगर 5-6 साल बाद वो शख्स आपसे अचानक से टकरा जाए तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? पहले आप उसकी शक्ल को देखेंगे ना। अगर आपको उसकी शक्ल याद होगी तब आप जान जाओगे भैया ये तो मोहन है। बिना शक्ल का आप उसको नहीं पहचान पाओगे ना। अगर आपका कोई दोस्त है, अगर उसका नाम रमेश है, तो रमेश को आपने देखा होगा कि दिखता कैसे, तभी तो आपने उसको बोला ना भैया रमेश है। आप जब रमेश से मिलते हो तो पहले उसकी शक्ल देखते हो। जब उसकी शक्ल जैसे दिख जब शक्ल देखते हो तभी तो रमेश बोलोगे। अगर रमेश को आपने देखा है, उसकी जगह किसी और इंसान को हम बोल दें कि भैया ये रमेश है, आप माने जाओगे क्या? नहीं। आपने रमेश को जैसे देखा वैसे किसी और को नहीं पाया, तो आपने उसको रमेश नहीं बोलोगे। सबसे पहले हमने क्या बोला?
किसी इंसान का आप फेस देखते हैं, फिर उसका आप नाम पूछते हैं। आप किसी दोस्त को जब देखेंगे, पहले आप आई कांटेक्ट करेंगे, उसको देखेंगे, फिर उसका नाम पूछेंगे। भविष्य में अगर आपसे वो कभी मिलेगा, तो उसके चेहरे से ही आप उसके नाम की पहचान कर पाएंगे। अगर आप उनको दिखा रमेश, तो पहले आप देखेंगे चेहरा, फिर कहेंगे अरे ये तो रमेश है। समझ में आया ना? तो इसी प्रकार जैसे वहां ये हमारी सबका एक नाम, एक मतलब चेहरा या शक्ल होती है, तो इस गणित में भी सभी का अपना एक नाम और शक्ल होता है। अगर पूछेंगे कि इनकी शक्ल क्या है, ये कैसे दिखते हैं, भैया ये ऐसे दिखते हैं। ये जो दिख रहा है ऐसे, इन शख्स का नाम क्या है? कहोगे सर जी इसका नाम है द्विघात समीकरण का व्याप। ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है। अगर पूछेंगे कि सर जी ये क्या है, ये पूछेंगे इसका नाम क्या है, जैसे हमने पूछा आपका नाम क्या है, आपने बोला हमारा नाम किसी का राकेश है, किसी का मोहन है। आप दिखते कैसे हो? अब आपकी शक्ल देखेंगे। आप कभी भविष्य में टकराएंगे, पहले शक्ल देखेंगे, फिर हमारे दिमाग में नाम याद आएगा, ये तो मोहन है, ये तो रमेश है। कहने का मतलब, अब पूछेंगे। इसी प्रकार गणित में भी सबका नाम होता है। अब ये ऐसी, इनकी ये क्या है? शक्ल है। क्या है? शक्ल। ये क्या होती है? शक्ल है। और ऐसी शक्ल को दिखने वाले को हम क्या बोलते हैं? जैसे अब मोहन को तुमने देखा, तुमने क्या बोला? भैया ऐसी शक्ल का जो दिखेगा उसको मोहन बोलेंगे। तो मोहन को जब तुमने देखा, भविष्य में उससे कभी मिलोगे, पहले उसकी शक्ल देखोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि तुमने उसको देख के मोहन बोला, किसी और को देख के मोहन बोलते, बोले नहीं भैया वो तो मोहन है ही नहीं सकता। हमने जिसको देखा आप उसको लाओ, हम बता देंगे उसका नाम मोहन है। तो ऐसे गणित में क्या होता है? सबका अपना एक शक्ल होता है। अगर पूछेंगे इसकी शक्ल कैसी है, ऐसे, ये ऐसा दिखता है, कैसे दिखता है? ऐसे। और ऐसे दिखने वाले को हम क्या नाम दे दिए? पूछेंगे भैया ये कौन है, बोलेंगे भैया इसका नाम द्विघात समीकरण है। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। और ये दिखता कैसे? ऐसे। अब अगर भविष्य में तुम कभी, बाय द वे, जब आप द्विघात समीकरण कभी पढ़ोगे, तो आप जब भी इसको देखोगे, सबसे पहले आपने चेहरा देखा, अब आपको ध्यान आ जाएगा, सर जी ऐसे दिखने वाले चेहरे को हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, इनका नाम क्या है? द्विघात समीकरण। समझ में आया? अब देखिए हमने क्या बोला, व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक मतलब होता मेन, मतलब कि जो मेन आदमी है ये कैसा है? अगर समीकरण की बात करें तो ये मेन समीकरण है। क्या है? समीकरण। अगर इनकी जो नकल करेगा इनको डुप्लीकेट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, अगर फिल्म वगैरह आप देखते होंगे, तो फिल्मों में आप हीरो देखते होंगे, तो मेन हीरो कौन हो गया? जो फिल्मों में काम करता है, वो मेन हीरो हो गया। अगर उनकी तरह आप देखते होंगे गांव वगैरह में, कोई लड़का अच्छे से अगर कपड़े पहन ले और चश्मे वगैरह लगा के घूमने लगे, तो गांव के बुजुर्ग वगैरह क्या बोलते हैं? अरे ये तो एकदम हीरो की तरह लग रहा है। ये नहीं कहेंगे कि वो हीरो है, हीरो की तरह दिख रहा है। मतलब मेन कौन? फिल्मी दुनिया वाले हीरो। और उनकी तरह दिखने वाला कौन? जो लड़का चश्मा वगैरह कपड़े पहन के घूम रहा है। समझ में आया ना? जो घूम रहा है वो डुप्लीकेट है, मेन कौन है? जो फिल्मों में है। तो हमने ये नहीं बोला कि वो हीरो है, वो हीरो की तरह दिख रहा है। मतलब जैसे फिल्म फिल्म के जो हीरो है, तो उनकी तरह ये लड़का या शख्स दिख रहा है। मेन फिल्मी दुनिया वाले, डुप्लीकेट उसकी तरह दिखने वाले, जो हमारे तुम्हारे जो हम हो गए, या कोई और अच्छे अगर पहन ली तो क्या बोले? भैया हीरो की तरह लग रही है। तो मेन हीरो वो है, हम नहीं है, हम उनकी तरह लग रहे हैं, अगर पोशाक उनकी तरह हमने पहन लिया था। तो इसी प्रकार मेन समीकरण कौन? ये। अब ये मेन समीकरण मतलब ये हीरो। अब इनकी तरह दिखने वाले बहुत से समीकरण आएंगे, जिनको हमें क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। तो मेन नहीं है, मेन कौन है? ये है। इनकी तरह वो दिख रहे हैं, जिनको हम हल करते हैं। ठीक है ना? पंखा चला देते हैं। देखो हमने क्या बोला कि ये मेन हीरो हैं, इनकी तरह दिखने वाले बहुत से समीकरण आएंगे, जिनको हमें क्या करना? हल करना है। तो हम जो समीकरण को देखेंगे ना, हम ये नहीं कहेंगे समीकरण है, ये समीकरण की तरह वो दिख रहे हैं, है तो मेन यही वाला ना। जब कोई बात पड़ेगी तो इन मेन से हम क्या करेंगे? उनकी तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। समीकरण आप समझ गए होंगे, तो आपको आगे बता दे रहे हैं। देखो अब आप आगे देखिए, व्यापक रूप हमने क्या बताया था? ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0।
यही बताया था। जहां ए बी सी क्या हो देखो, जहां ए बी सी एक वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या होती है? वास्तविक संख्या। कैसी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या होगी, ए कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ए जीरो हो गया तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा? जीरो। बचेगा क्या? ये। और ये क्या है? एक रैखिक समीकरण बन जाता है समीकरण। फिर इसकी अधिकतम घात एक है ना। अगर ए जीरो हुआ तो समीकरण हमारा क्या बन जाएगा? रैखिक समीकरण बन जाएगा। और हाँ, ये जहाँ ए बी सी क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। अब अगर पूछेंगे, देखो ये व्यापक रूप है, एक्स स्क्वायर के साथ जिस भी संख्या का गुणा हो जाए उसको हम उसका गुणांक बोलते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, सी क्या है? अचर पद है। अब समीकरण को जब हल करेंगे, समीकरण का मूल निकालते हैं, विभक्तर निकालते हैं, तो हम इनका क्या करें? कंपेयरिंग करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना हम इससे ही क्यों करते हैं? मेन तो यही है ना। अब उसकी तरह दिखने वाले जो आएंगे पहले मालिक से मिलेंगे, तो यही इनको क्या करेगा? तुलना करता है। जैसे वो हम बाद में आपको बताएंगे। हमने लिख दिया 2x² प्लस का 6x 7 बराबर 0। अगर इनकी तुलना इनसे ही करेंगे, क्योंकि मेन तो यही है। हम पूछेंगे भैया कि यहाँ a बराबर कितना है? अगर a की तुलना इनसे करेंगे, a की जगह 2 है, और b की तुलना करेंगे तो b की जगह 6 है, और c की जगह क्या है? c की जगह 7 है। भैया ये तो हमारे मेन हीरो हैं, इनकी जैसा ये दिख रहा है ना, ये तो डुप्लीकेट है। तो कहे भैया एक जगह कौन बैठ गया? मेन हीरो की जगह कौन बैठ गया? 2। और ये समीकरण बनने की कोशिश कर रहा है। बी की जगह कौन बैठा है? 6। अचर पद की जगह 7। जब तुलना करोगे ना विभक्तर के लिए, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। और देखो द्विघात समीकरण आपको समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छे। द्विघात समीकरण आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आपका जो पहला देखो, समीकरण की जितनी अधिकतम घात होगी, एक चीज और समझ लो, हमने क्या बोल दिया? जैसे हमने ले लिया 2x² प्लस का 6x प्लस का 9, क्या हो गया? 0। ठीक है ना। समीकरण की जितनी अधिकतम घात होगी उस समीकरण के उतने ही मूल निकलेंगे। क्या निकलेंगे? किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। कितने होते हैं? 2 मूल। ये किस पे निर्भर करता है? उनकी अधिकतम घात पे। किसी भी समीकरण की अधिकतम जितनी घात होगी उस समीकरण का उतना ही मूल होगा। अब x की अधिकतम घात 2, तो x का कितने मूल? 2। मूल हमेशा किसका निकलता है? चर का। क्योंकि चर क्या है? एक अज्ञात राशि है, एक अज्ञात मान है, और इन्हीं अज्ञात मान को हम समीकरण के द्वारा निकालते हैं। अब x एक अज्ञात राशि है, इन्हीं अज्ञात राशि का मान हम निकालते हैं। अब एक ये अज्ञात राशि का कितना मान होगा, ये इनकी घात पर निर्भर करता है। अधिकतम घात जितनी, इस अज्ञात राशि का उतने मान। अब अधिकतम घात 2, तो इस अज्ञात राशि के 2 मान होंगे। कितने मान होंगे? 2 मान होंगे। समझ में आया? आया होगा। हमेशा चर की ही घात, देखो हमेशा चर के ऊपर घात होती है, हमने बताया था। और चर एक अज्ञात राशि होती है, जितनी अधिकतम घात उतने ही उसके मूल निकलते हैं। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल। हमने लिखवाया हुआ था ना 2 मूल। मूल को क्या बोलते हैं? रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स से बोलते हैं। समझ में आया? चलो अब एक चीज आप और समझ लो। अगर हम व्यापक रूप का पोस्टमार्टम कर दें, देखो इसका क्या कर दें? पोस्टमार्टम आपने जो अभी पढ़ा है उसका क्या कर दें? पोस्टमार्टम। देखो ये क्या है? बराबर। ये क्या है? ए व्यंजक है। ये क्या है? गुणांक है। किसका? x² का गुणांक है। ये क्या है? ए भी गुणांक है। ये क्या है? ये एक अचर पद है। ये क्या है? ये चर है। ये क्या है? ये चर है। ये क्या है? ये घात है। और ये क्या है? यही तो हमारे ऑपरेटर हैं। क्या होंगे? ऑपरेटर।
अब पूरा मिला दो, इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें हम व्यंजक बोलेंगे। और अगर बराबर लगा दो और एक व्यंजक और लिख दो, हमने क्या बोला, बराबर लगा के एक व्यंजक और लिख दो, तो इन्हीं को तो भैया हम समीकरण बोलते। क्या बोलते? इन्हीं को तो हम समीकरण बोलते। क्या बोलते? समीकरण बोलते। समझ में आया? समझ में आया होगा। चलो, हमारा जो पहला चैप्टर है उस पे आपको दिया है, भैया दिए हुए समीकरण की जांच कीजिए और हमें बताइए क्या एक ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण होने की कितने शर्तें होनी चाहिए? दो शर्तें होनी चाहिए। कौन कौन से? एक तो उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, दूसरा वो अपने व्यापक रूप में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की घात 2 हो और जैसा हमने उसकी शकल, अभी द्विघात समीकरण का हमने तुम्हें शकल दिखाया है ना, कैसा दिखता हो, अगर उस तरह वो नहीं दिख रहा है तो भैया हम उसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। सिर्फ घात 2 होने से द्विघात समीकरण नहीं हो जाएगा, व्यापक रूप की तरह दिखना भी चाहिए। तो पहला चैप्टर जो 4.1 प्रश्नावली है उस पे आपको यही दिया है, भैया निम्नलिखित समीकरण की जांच करके बताइए क्या एक ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि समीकरण के, द्विघात समीकरण की मूल 2 होते हैं, उनके निकालने की विधि। 3 विधि होती है, पूर्ण वर्ग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य सूत्र विधि। फिर हम पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति, नेचर्स ऑफ रूट्स। इंसान का अपना नेचर होता है ना, इंसान का नेचर कौन तय करता है? इंसान किसी इंसान के साथ जितना वक्त बिताएगा उसके नेचर का पता लगता है। अब गणित में भैया नेचर पता करने के लिए विभक्तर साहब आते हैं, वो किसी द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं? नेचर पता करने आते हैं। देखो, तो अब हमने द्विघात समीकरण समझा, अब हम प्रश्नावली 4.1 पे आते हैं, ठीक है ना। इसको हल करेंगे, फिर हम कल बात आपसे करेंगे मूलों की, कैसे मूल को निकालते हैं। चलो पहले 4.1 देखते हैं। हमने क्या बोला, आपको समीकरण दिया होगा, पता करना ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आपके पहले में 8 सवाल हैं, कितने हैं? 8। तो आपके द्विघात समीकरण की सत्यता की जांच करने वाले हैं और 4 सवाल आपके हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले, शब्द संबंधित सवाल। ये बहुत परेशान करते हैं आपको। द्विघात समीकरण बनाना है, ऐसे सवाल दिए होंगे और फिर उनको हल करना। तो ये द्विघात समीकरण के मूल निकालने वाले सवाल हैं, पहले आपको मूल निकालना सिखाएंगे फिर इनको बताएंगे। तो आज आप क्या पढ़ोगे, सिर्फ कि सत्यता कैसे जांच करके पता लगाएंगे ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलो पहले सवाल लिख लेते हैं, क्या है? x+1 की पावर 2 और क्या है 2 x-3। चलो पता करते हैं। देखो एक ही सर्वसमका होती है, इस क्या होती है? सर्वसमका, a+b का होल स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं? a² प्लस का b² और प्लस का 2ab, ठीक है ना। अब अगर आप इसे a मान लो, इसे आप क्या मान लो? b मान लो। क्या बोला? अगर आप इसे a मान लो, इसे आप b मान लो। तो चलो हल करते हैं। x की घात 2 प्लस 1 की घात 2 प्लस 2, a कितना है x, b कितना है 1। चलो इनका गुणा करा दो, बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता तो वो हम गुणे का लेते हैं, करा दो बारी बारी से। क्या हो जाएगा? 2x माइनस का 2 3 6, सबको इधर ले आओ। x की घात 2 प्लस 1 के ऊपर 2 का गुणा, मतलब 1 का 2 बार गुणा 1 ही होगा। 2 1 कम 2, 2x बराबर 2x माइनस का 6, सबको इधर ले आओ और बराबर का 0 दिखा दो। x की घात 2 प्लस 1 प्लस का 2x, अगर बराबर के इधर या इधर कोई भी संख्या हो, अगर इस तरफ आए या फिर इधर वाला उस तरफ जाए, चिन्ह क्या होते हैं? आपस में बदल जाते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। देखो प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस का 2x, माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर का 0। अब आप ये देखो कि भैया प्लस का 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, x² और आपका 6 और 1 क्या हो जाएगा? 7 बराबर 0। भैया अधिकतम घात 2 द्विघात समीकरण है, व्यापक रूप में आप लिख लो x², x का गुणांक क्या है? 0 है। अब इसकी अधिकतम घात कितनी है? तो
ये क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। चलो तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखो इनमें हमें खाली यही बताना है भैया ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण की जो भी शर्तें हैं आप लगा दो तो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। चलो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और बराबर माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स। ठीक है, चलो अब इनको भी हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का लेते हैं। देखो 2 तिहाई 6 माइनस माइनस प्लस 2x, सबको इधर लाओ। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस का 6, प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस का 2x बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस होता है, मतलब ये जुड़ेगा, दो दो मिलके 4x। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का पीछे वाला लगाते हैं। अब यहाँ तो बराबर संख्या तो कोई भी लगा दो, प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो अधिकतम घात 2, व्यापक रूप भी बन गया, समीकरण है तो घात है ना। देख लो एक बार आप। अब अगला आपको बताते हैं। चलिए तीसरा क्या कह रहा है, x माइनस 2 और क्या कह रहा है x प्लस 1 और क्या कह रहा है बराबर में x माइनस 1 और क्या कह रहा है x प्लस 3। ठीक है ना। चलिए इनको हल करते हैं हम। बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, हम क्या लेते हैं गुणे का। भैया बारी बारी से हर एक अंक का इनमें गुणा कर दो। x का इसमें करो एक्स स्क्वायर, एक में कर दो प्लस का x, अब माइनस लगा है माइनस लगा दो, इसमें कर दो 2x, इसमें कर दो प्लस का 2, यही चीज यहाँ कर दो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, अब माइनस एक्स एक का इसमें करोगे तो माइनस का x, फिर यहाँ कर दोगे प्लस माइनस माइनस का 3। अब इन्हें सरल कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है। देखो प्लस माइनस का जो खेल है ना, ये आपको जब हम समीकरण के मूल निकालना सिखाएंगे ना, तो उससे पहले आपको हम ये प्लस माइनस का गेम सिखा देंगे। बच्चा को सबसे ज्यादा समस्या कहाँ होती है, सभी बच्चों को यही सबसे ज्यादा समस्या करती है। जब मूल निकालना आपको बताएंगे दो घात का, उससे पहले ही बता देंगे। ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब ये घटेगा, तो 2 में से एक एक्स चला गया, एक एक्स। अच्छा चिन्ह कौन सा लगेगा, हमेशा बड़ी संख्या का पीछे वाला चिन्ह लगाते हैं। बड़ी संख्या क्या है तो इसके पीछे क्या है माइनस लगा दो, माइनस का एक्स प्लस का 2, इसे भी सरल कर लो। एक्स स्क्वायर 3 में एक एक्स चला गया 2x माइनस का 3, अब सबको इधर ला लो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2, ये प्लस का आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2x और माइनस 3 आएगा तो प्लस का 3 बराबर का 0 दिखा दो। अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो ये तो 0 हो जाएंगे भैया। अब क्या बचेगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस माइनस का प्लस जोड़ के क्या हो जाएगा माइनस का 3x। अब अचरपद ले लो, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5। देखो पहली बात तो इसकी अधिकतम घात 2 है ही नहीं, कितनी है 1 है, इसीलिए दो घात समीकरण ये नहीं है। ठीक है ना। चलो आपके सवाल ऐसे, आपको सत्यता की जांच करनी है और पता करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, आपको यही सत्यता की जांच करनी है, क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब अगला सवाल आप देख लो, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 और क्या है बराबर का x और x प्लस 5। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं और पता करते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलो देखते हैं।
जहाँ कोई चिन्ह नहीं क्या लगाते हैं, गुणे कर लो। 2x², इसमें कर लो, प्लस का x, इनका कर दो 6x, इनका कर दो माइनस का 3, इधर कर दो x², इधर कर दो प्लस का 5x, ठीक है ना। चलो अब इनको सरल कर लेते हैं। 2x² प्लस x, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब ये घटेगा। अब 6 में एक x गया 5x, और चिन्ह कौन लगाते हैं, बड़ी संख्या का पीछे वाला, क्या हो जाएगा माइनस का 5x, माइनस का 3, कितना हो जाएगा x² और प्लस का 5x। अब सबको इधर लाओ, 2x² माइनस का 5x और माइनस का 3, ये x² इधर आएगा तो माइनस का x², प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5x बराबर का 0। देखो 2x² से एक x² घट गया तो x²। देखो अब बारी बारी से सबको घटा के बढ़ा लेंगे, पहले बड़ी घात लेता है, उससे छोटी घात x वाला पद, -5x -5x, माइनस माइनस का प्लस, ये जुड़ जाएगा माइनस का 10x, -3 ही है 3 ही लिख दो, बराबर का 0। देखो अधिकतम घात 2, ये घात समीकरण है, बिल्कुल है दो घात समीकरण, ठीक है ना। चलो अब आप देखना, देखो ये आपके 4 सवाल हो गए। आपका पहले यही दे रखा है कि भैया जांच करके बता दो ये दो घात समीकरण है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2x - 1 और क्या है x - 3, ठीक है, और क्या है x + 5, और क्या है x - 1। चलो हम इसको हल करके देखते हैं, ठीक है। जहां कोई चिन्ह नहीं क्या लगाते हैं, गुणा। देखो इनका गुणा कर लो 2x², अब इनका इसमें कर दो 6x, इनका इसमें कर दो माइनस का x, इसमें कर दो माइनस माइनस का प्लस का 3, अब इनका कर दो x², फिर यहाँ कर दो माइनस का x, फिर यहाँ कर दो प्लस का 5x, यहाँ कर दो माइनस का 5। अब इनको सरल कर लेते हैं। 2x² माइनस माइनस प्लस, 6 में एक जुड़ गया माइनस का 7x। अच्छा माइनस क्यों लगाएंगे, बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते ना इसमें, इसलिए प्लस का 3, इसमें क्या है x²। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, ये घटेगा, 5 में से एक x चला गया 4x, लेकिन चिन्ह हम प्लस का लगाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या का ही पीछे वाला चिन्ह लगाते हैं। देखो प्लस का 4x माइनस का 5, अब सबको आप इधर ले आओ, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3, x² इधर आएगा तो माइनस का x², प्लस वाला माइनस का 4x, माइनस वाला प्लस का 5, बराबर का 0। अब इसे हल कर लेते हैं। देखो पहले x² वाली घात देख लेते हैं। 2x² से एक x² घट गया तो x², -7x से -4, देखो माइनस माइनस प्लस, 7 में 4 जुड़ गया माइनस का 11x, माइनस क्या हुआ, बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह देते हैं। अब अचर पद में आ जाओ, 3 और 5 मिलके 8 बराबर 0, अधिकतम घात 2, दो घात समीकरण, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देख लो। ये सत्यता की जांच करनी है, बस ऐसे ही आप इसको सरल करके और दो घात समीकरण की पहचान, अधिकतम घात 2 निकालना है, आपको पता लग जाएगा। चलो अगला सवाल हमारा क्या है, x² प्लस का 3x प्लस का 1, और क्या दे रखा है, और दे रखा है x - 2 का होल वर्ग, ये दे रखा है। चलो अब हम इनको कैसे हल करेंगे, चलो देखते हैं। देखिए एक सर्व, ये भी एक सर्व समीकरण है, इसे a मान लो, इसे b मान लो, ठीक है ना। एक फार्मूला होता है a - b का होल वर्ग, a का वर्ग और प्लस का b का वर्ग माइनस का 2ab, यही चीज हम यहाँ लगा देंगे। देखो x² प्लस का 3x प्लस का 1, अब लगा दो x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग
प्लस 2 गुणे एक्स ए गुणे और ये बी, बी कितना है 2 है ना आपका, ये बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे हल कर लो, एक्स की घात 2 3x प्लस का 1, इससे हल कर लो, एक्स की घात 2, 2 के ऊपर 2 का घात मतलब 2 का गुणा 2 बार, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 बार कैसे करोगे, 2 गुणे 2 बराबर 4। अब देखो प्लस 2 दूनी 4 1x 4x बराबर 0। अब देखो सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इधर ले आओ, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाला माइनस का 4x बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 3x, देखो प्लस माइनस माइनस घटेगा, 4 में से 3x गया 1x, लेकिन माइनस का x होगा, क्यों, बड़ी संख्या के पीछे वाला चिन्ह लगाते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का x। अब अचर पद ले लो 1, अब यहाँ भी वही चीज, प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा, 4 में से 1 गया 3, चिन्ह बड़ी संख्या के पीछे वाला माइनस बराबर में 0। अधिकतम घात 1 है, दो घात समीकरण नहीं, ठीक है ना। चलो अभी आपके 2 सवाल और बाकी हैं सत्यता की जांच वाले, वो आपको हम बता दे रहे हैं, फिर आपके सत्यता की जांच वाले पूरे सवाल खत्म। फिर चलिए अगला सवाल आप देख लीजिए, x प्लस 2 का होल क्यूब, और क्या दे रखा है 2x और एक्स स्क्वायर माइनस का 1। चलो अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखो ये सूत्र होता है, ये भी एक साथ समीका है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये होता है, ठीक है ना, ये आप लिख लेना। अब इसको हम क्या मानेंगे a, इसे क्या मानेंगे b मानेंगे। चलो हल करते हैं, x की घात 3 2 की घात 3 b माना है, प्लस कितना है 3 गुणे a कितना है x, b कितना है 2, कोष्टक में क्या है a प्लस b। अब ये वाला हल कर लो, कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह लेते हैं ना, ले लो। चलो 2x की घात 3, अब यहाँ कर दो 2x, इन्हें और सरल कर लो, x की घात 3, 2 का ऊपर 3 का घात मतलब 2 का गुणा 3 बार, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6x 6x, और क्या है x प्लस 2 बराबर 2x की घात 3 माइनस का 2x। अब इसको और सरल कर लो, x की घात 3 प्लस का 8 प्लस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का, यहाँ करो 6x की घात 2, अब यहाँ करो प्लस का 12x बराबर 2x की घात 3 माइनस का 2x। चलो अब सबको इधर लाओ, एक्स क्यूब प्लस का 8 6x स्क्वायर प्लस का 12x, देखो ये प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस, माइनस का इधर आएगा तो प्लस, बराबर में क्या दिखाओगे 0। अब इसे और चलो, प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का 2x क्यूब, प्लस माइनस का माइनस होता है, और 2x क्यूब से 1x क्यूब घट गया तो 1x क्यूब घटेगा, वो भी माइनस का बचेगा, बड़ी संख्या के पीछे वाला चिन्ह हम लगाते हैं, देखो माइनस का x क्यूब। अब स्क्वायर वाले में तो 6x स्क्वायर और कहीं नहीं है, इसे लिख दो 6x स्क्वायर। अब x वाले में आ जाओ, प्लस का 2x और 12x कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, 14x हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 14x। अब अचर पद ले लो, प्लस का 8 और क्या है कुछ नहीं है, कितना हो जाएगा 0। अधिकतम घात 3, तो घात समीकरण नहीं, ठीक है ना। चलो अब आपका लास्ट सवाल बचा है, वो आप देख लो। अभी आपका लास्ट सवाल बचा है, वो आप देख लो। ठीक है, चलो लास्ट सवाल क्या बचा है आपका, देखिए x की घात 3
-4x की घात 2 माइनस x और प्लस का 1, और क्या दे रखा है x माइनस 2 की घात 3। देखो a भी एक साथ सम का होती है, देखो क्या होती है a माइनस b का होल क्यूब, क्या होती है a माइनस b का होल क्यूब। अब क्या होगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक के अंदर a माइनस b, ठीक है ना, ये माइनस नहीं है, ये कोष्टक के अंदर a माइनस b है। अब इसको क्या लोगे आप, इसको मान लो a, इसे मान लो b। चलो x यहाँ हल निकले ना, x की घात 3 4x की घात 2 माइनस x प्लस का, ठीक है। चलो अब इसे हल करते हैं। x को तुमने a माना तो x की घात 3, b 2 को b माना था ना, b को 2 माना था, चलो 2 की घात 3, अब माइनस 3 गुणे a कितना x, b कितना 2, कोष्टक के अंदर x माइनस 2, इन्हें सरल करना है, बस हो गया। देखो x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस का 1। चलो हल कर लो, x की घात 3 2 के ऊपर 3 की घात मतलब 2 का गुणा 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और x माइनस का 6x, कोष्टक में x माइनस 2। चलो इन्हें और हल कर लेते हैं। x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, x क्यूब माइनस 8 माइनस, अब कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का होगा, इनका गुणा कर लो बारी बारी से, इसमें होगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 6x का 2 में होगा तो प्लस का 12x हो जाएगा। अब सबको इधर ले आओ, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस का x प्लस का 1, प्लस x वाला इधर आएगा तो माइनस का x की घात 3, माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस का 8, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 6x की घात 2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 12x, पूरे को बराबर में 0 दिखा दो। अब देखो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 0, अब हम आ जाएंगे एक्स स्क्वायर वाले में, माइनस का 4x स्क्वायर हो प्लस का 6x स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस, 6 में से 4 गया 2, बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं तो 2x स्क्वायर। अब x वाले में आ जाओ, माइनस 12x और माइनस का x, माइनस माइनस का प्लस जुड़ेगा तो 13x, बड़ी संख्या के पीछे वाला चिन्ह माइनस, माइनस का 13x। अब अचर पद में आ जाओ, 1 8 9 9 ही है ना, लगा दो प्लस का 9 बराबर का 0, अधिकतम घात 2, क्या है 2 घात समीकरण, ठीक है ना। आपका 4.1 का हमने जो समीकरण दिया था कि भैया इन्हें सरल करके जांच कीजिए क्या ये 2 घात समीकरण है कि नहीं, हमने आपको सब बता दिया। अब आपके 4 सवाल बाकी हैं, प्रश्नावली 4.1 जो आपके शब्द संबंधित समस्या वाले सवाल हैं, उसमें आपको शब्द संबंधित सवाल दिए हैं, उनसे आपको द्विघात समीकरण बनाना है और उनके मूल्य निकालने हैं। तो उन सवालों को आपको हम कल बताएंगे, उससे पहले आपको प्लस माइनस को सिखाएंगे कि प्लस माइनस का गेम या उनकी ऑपरेशन या संक्रियाएं क्या होती हैं। बिना आप उसके सीखे आप 2 घात समीकरण का मूल नहीं निकल पाएंगे, ठीक है ना। इन 4 सवालों को हम कल बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बताएंगे कि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस का क्या गणित में रोल होता है, ठीक है। हाँ, आज के लिए आप इतना ही, कल आपको हम इन 4 सवाल को बताने से पहले प्लस माइनस का जो रोल होता है वो बताएंगे, फिर आपको हम निकालना सिखाएंगे कि 2 घात समीकरण का मूल कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, और कल आपको हम इसके अगला भाग बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।